जय हिंद दोस्तों, इस साल की G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, ये आपको पता ही होगा। तो G20 अभी जैसे 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में सम्मेलन हो रहा है प्रगति मैदान में। पहले कुछ टाइम पहले कश्मीर में हुआ था G20 जो समिट हुई थी। तो G20 क्या है, कैसे है, ये सब आपको पता ही होगा। जिन लोगों को पता नहीं, मैं 2 लाइनों में आपको बता दूं कि 20 देशों का ऐसा समूह जो अलग अलग एजेंडास अपने साथ डिस्कस करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर हो, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं G20 सम्मेलन के अंदर। अलग अलग मंत्री, अलग अलग जो अहदे के लोग हैं, प्रेसिडेंसी लगा लो या ऑफिसर्स लगा लो, वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। उनकी अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, उसको कहते हैं G20 समिट। तो G20 में इस साल का जो होस्ट है वो इंडिया है। ऐसा नहीं कि हमेशा इंडिया रहा है, इंडिया पहली बार G20 को होस्ट कर रहा है। सिर्फ आज तक अभी ये 18th टाइम G20 होस्ट कर रहा है कोई भी देश, जिसमें 2 बार USA ने किया। बाकी सभी देशों ने जो मेंबर्स हैं G20 के, उन्होंने एक बार G20 को होस्ट किया। तो ये 18वीं G20 सम्मेलन है, समिट लगा लो, तो वो इंडिया में होस्ट हो रही है। इसके अगले साल वाली 2024 की ब्राज़ील में होगी। और उसके बाद जो अभी इंडिया ने परमानेंट मेंबर बनाया, साउथ जो हमारे अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है, उनको परमानेंट मेंबर बनाया G20 का। वो अपना जो G20 की प्रेसिडेंसी है उनके पास होगी। तो ये तो मैंने दे दिया आपको ओवरव्यू, लेकिन इंडिया के महत्व से अगर हम देखें कि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से कि आखिर इंडिया को क्या फ़ायदा होगा अगर G20 समिट इंडिया में हो रहा है, तो इसका एक सिंपल सा मैं फंडा बता रहा हूँ कि इंडिया को G20 से जो फ़ायदे होंगे, पहले तो इंटरनल सिक्योरिटी। जो लोग हमारे देश के लिए थ्रेट्स हैं बाहर के देशों में, खालिस्तानी हो गए या अलकायदा, लश्कर तोयबा, जो भी हो गए, उसका फ़ायदा मिलेगा उस मैटर में। फॉरेन अफेयर्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे, बिजनेस डील्स होंगी, बिजनेस आएगा इंडिया में। तो ये ऐसे अलग अलग कुछ एजेंडे हैं जिनका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली G20 के लहजे से इंडिया को फ़ायदा होगा। अब इसके बाद मैं 3 बड़े फैक्टर डिस्कस करूंगा आपके साथ कि इंडिया में G20 हो रहा है, तो वो 3 फैक्टर बड़े कौन कौन से हैं जो इंडिया के लहजे से अगर देखें कि ये प्लस पॉइंट होगा जो इस बार G20 इंडिया में हो रहा है। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट। लोग आएंगे, अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, मंत्रीज हैं, और भी वो आएंगे। वो अलग अलग डील होगी, इंडियन जो रीजन के हमारे मिनिस्टर्स हैं या कोई भी बिजनेसमैन है उनके साथ डील होंगी और इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी। अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा? पहले तो डेवलपमेंट होगी इंडिया की, नया स्ट्रक्चर आएगा। अब नया स्ट्रक्चर आएगा तो उसको बनाने के लिए बंदे भी तो चाहिए, चाहे वो लेबर हो, इंजीनियर्स हो या प्रोफेशनलिज्म्स हो। तो जॉब्स क्रिएट होंगी। जॉब्स क्रिएट होंगी तो क्या होगा? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जो कि इंडिया की GDP और इंडिया की ग्रोथ में एक बड़ा रोल अदा करेगी। अगला है एक्सपोर्ट। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है जिनकी, वो बहुत कम हुई है। बेशक हम एग्जांपल ले लें USA की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्यों कम हुई है? क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे इंडिया की बात करेंगे, चाइना की, इन देशों में लेबर्स और रॉ मटेरियल दोनों सस्ते हैं, जिससे क्या है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। तो ऑर्डर्स आएंगे बाहर देशों के कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के, हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। उससे क्या होगा? रॉ मटेरियल हमारे पास रहेगा। आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। बांग्लादेश हो गया, इंडिया होगा, तो अपन कपास के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, अपन बेचते हैं, यूरोपियंस को बेचते रहे। वो क्या करते हैं? वुडलैंड वगैरह की शर्ट बना के भेज देते हैं इंडिया में, कॉस्टली करके, महंगी करके। जबकि रॉ मटेरियल तो हमारा ही था ना वो, तो फ़ायदा किनको हो रहा था? यूरोपियन कंट्रीज़ को। अब ऐसा ही कुछ अब इंडिया के साथ होगा कि रॉ मटेरियल भी इंडिया का और देशों का जहाँ पे सस्ता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल तो चाहिए, वो इंडिया में आएगा, इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट का भी फायदा अपना। जो हम पहले रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके बिजनेस कमा रहे थे, उससे हम कहीं ज़्यादा डबल पैसा कमा सकेंगे। सिंपल सी एक एग्जांपल लगा लो। वो कहते हैं ना कि आप मान लो 1 किलो घी ले लो, तो क्या कितने का बनेगा? 400-500 रुपये का बनेगा 1 किलो घी देसी। लेकिन अगर उस घी से आप अलग अलग चीज़ें और तैयार करके दोगे तो उसका क्या प्राइसेज है? कई चीज़ें तो मैंने देखा कि हज़ारों में बिकती हैं देसी घी की। एक सिंपल सा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग तो हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्लांट्स लगेंगे तो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर खड़ा होगा देश में, स्ट्रक्चर खड़ा होगा, रोड नेटवर्क बनेगा, और इन सभी के बीच क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होंगी, हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। अब इसके बाद आ गया हमारा थर्ड पार्ट है, जो इंडिया को मेन G20 का फ़ायदा होगा, वो होगा डिप्लोमेटिक स्तर पे। अभी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। डिप्लोमेसी से कैसे इंडिया को फ़ायदा होगा, उसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि G20 में देश कौन से हैं। कुछ परमानेंट देश हैं
जो G20 का ऑलरेडी सदस्य हैं, लेकिन उनके साथ कुछ गेस्ट देश होते हैं और उनके साथ जो कंट्री होस्ट कर रही होती है, जैसे अभी इंडिया होस्ट कर रहा है, तो उस कंट्री के पास राइट्स होते हैं कि अगर वो अपने पसंदीदा देशों को अपना इनवाइट करना चाहे G20 में तो फॉर श्योर वो आएंगे। अभी क्या है, इंडिया ने ऐसे 9 देशों को इनवाइट किया है, जिनमें बांग्लादेश भी है, इजिप्ट भी है, ओमान भी है, नाइजीरिया भी है, नीदरलैंड है और मेरे ख्याल में सिंगापुर है। तो ऐसे 9 देश हैं, एक मॉरिशस है। तो ऐसे 9 देश हैं जिनको इंडिया ने इन्वाइट किया। और उसके बाद जो अफ्रीकन यूनियन है, अब अफ्रीकन यूनियन क्या हो गया, अब जो G20 था वो G21 बनने जा रहा है, क्योंकि अब अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया। अफ्रीकन यूनियन क्या मैटर है, उसमें 51 देश हैं, 51 देश, ठीक है। अब उसको आज इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी का फ़ायदा उठाते हुए परमानेंट मेंबर G20 या कह लो G21 का बना दिया। अभी मैं स्पीच सुन रहा था, जैसे ही उनको बनाया तो मोदी जी बोल रहे थे कि आप देखो कि कोई भी देश है वो अमीर डेवलप्ड देशों की ही बात करेगा, यूएस से बात करेगा अमीर देशों की, यूरोपियन जो देश हैं वो बात करेंगे यूरोपियन देशों की, लेकिन जो ग्लोबल साउथ मीन्स जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनकी बात कौन करेगा। जो देश आज गरीब हैं, उनमें तरह तरह के इशू हैं, बेशक वो किसी भी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जब वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उनकी बात कौन करेगा। तो उनका एक, जैसे कहते हैं ना, स्पीकर बना इंडिया ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनका एक स्पीकर बन के आऊँगा और उनकी आवाज़ आम। अब देखो, वो उन देशों में इतनी ताकत है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बड़े देशों के सामने अपनी बातें रख सकें, लेकिन इंडिया जैसा देश जब उनकी बात रखेगा तो उनकी बात के, जैसे कहते हैं ना, कि विजन बढ़ेगा। उनका जो उनके मुद्दे हैं वो आम लोगों के सामने आएंगे, वो बड़े जो देश हैं, जो दुनिया को चलाने वाले देश हैं, उनके सामने आएंगे और इसी के चलते उनको हेल्प भी मिलेगी उन देशों को। लेकिन इंडिया को इसका क्या फ़ायदा होगा? इंडिया को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि अफ्रीकन यूनियन से इंडिया चाइना को बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, कि लात मार के, टांग मार के भगाएगा। आज अफ्रीकन कंट्रीज पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की तरह चाइना के कर्ज में डूबी है। अब चाइना बन चुका है गली का गुंडा। वो देश उनसे लोन लेते हैं सस्ता, गिरवी ज़मीनें रख रहे हैं और चाइना उनको तंग करके मनचाहे काम करवा रहा है। अगर उनको G21 जैसी या G20 जैसी समिट मिल जाएगी, उनको एक फंड्स इतने मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस सब करने का इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? चाइना का तो मैंने बता ही दिया कि टांग मार के भगाएगा कैसे चाइना। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। कोई गाँव है, वहाँ पे मजदूर लोग हैं, वहाँ पे एक बड़ा सेठ है, मजदूर लोग गरीब हैं, तो वो क्या करेंगे? सेठ से पैसा लेंगे। सेठ क्या करेगा? मन चाहे कीमतों, मन चाहे ब्याज दरों पे देगा और उनकी चीज़ें गरीबी कर देगा। और वहाँ पे अगर वर्ल्ड बैंक खुल जाए या वैसे कोई स्टेट का बैंक खुल जाए, या कोई ऐसा आ जाए जो बिल्कुल सही महीने पे डील करे उनके साथ, तो मजदूरों का तो फ़ायदा होगा ना। सेम चीज़ अब इस पैटर्न के बाद होगी अफ्रीकन देशों के साथ। इसीलिए चाइना वहाँ का जो गुंडा बना हुआ है वो बाहर होगा, चाइना की पावर कम होगी। इसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ेंगे। बहुत सारे हमारे देश के क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, उनको वापस लाने में भी इंडिया का, अब क्या पता कौन सा देश कहाँ पे काम आ जाए इंडिया के, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनेंगे। बांग्लादेश को इन्वाइट किया, जैसे मैंने बोला, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनसे बनेंगे। इनको अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया दिलवा रहा है, तो उनको लालच होगा कि यार इंडिया के साथ रहने का फ़ायदा, हमारी बात वर्ल्ड फॉर्म पे हो रही है, बड़े लेवल पे हो रही है, तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जो वो बिल्ड होंगे। तो ये तो रही G20 की बात। अब हम आते हैं इंडिया में। इंडिया का फ़ायदा तो देख ले, लेकिन इंडिया के अंदर क्या चल रहा है दोस्तों। जैसा G20 का इवेंट, जो समिट है, वो इंडिया में हो रहा है, वो आज तक कहीं कभी भी इंडिया ने ऐसा इवेंट होस्ट नहीं किया आज तक का। ये मान लो होली, दिवाली, लोहड़ी, सारे त्यौहार एक साथ मनाए जा रहे हैं दिल्ली में। अब कुछ लोग कहते हैं कि G20 तो जी, अगर इतनी बड़ी समिट है, इतनी चीज़ें डिस्कस होंगी, 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आएंगे, तो कैसे इतना कुछ डिस्कस होगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि 9 या 10 तारीख को ही डिस्कस होगा, नहीं। ये 2 दिन तो वर्ल्ड लीडर्स के आने के दिन है कि कोई भी, जैसे कहते हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट, प्रधानमंत्री, चाइना का राष्ट्रपति, ये सारे आएंगे। जैसे अभी USA के प्रेसिडेंट आए हैं, तो ये सारे आएंगे, अपनी बातें रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ छोटी छोटी समिट्स और चलती रहती हैं। मान लो फाइनेंस मिनिस्टर की फाइनेंस के साथ, फॉरेन मिनिस्टर्स की फॉरेन मिनिस्टर के साथ, वो अलग अलग छोटी छोटी समिट्स चलती रहेंगी। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ वाले बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि रशिया से नाराज हुआ भारत, या रशिया ने चाइना के साथ मिलके भारत को दिया धोखा,
ऐसी मैं न्यूज़ काफ़ी सुन रहा था अपने सो कॉल्ड मीडिया जो चल रहा है आजकल कि रशिया आया चाइना की बातों में, ऐसा कुछ नहीं है। जब कश्मीर में इवेंट हुआ तब चाइना और अपना मेरे ख्याल में यूएई ने शायद या सऊदी ने उसका बायकॉट किया था। चलो वो इस्लामिक मैटर है उनका, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो जिनपिंग नहीं आया चाइना का, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन क्यों नहीं आए, ये बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न रहा। अब ना पुतिन आए ना जेलेंस्की आए, दोनों की एक साथ नहीं बनती, एक आ जाता है ना, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं। दरअसल क्या है कि पुतिन के खिलाफ जो वर्ल्ड कोर्ट है अपनी, जैसे अदालतें होती है अपनी सुप्रीम कोर्ट है, तो जो वर्ल्ड कोर्ट है उसने एक अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। अगर पुतिन रशिया के बाहर कहीं भी जाएगा तो उसके अरेस्ट होने का डर है, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर उन्होंने अटैक कर रखा है, ठीक है, इसलिए वो यहाँ नहीं आए। लेकिन उन्होंने अपने विदेश मंत्री को तो भेजा ही है यहाँ पे, इसीलिए उनके बाद जो सेकंड नंबर का अपना है रशिया का आदमी, उसको भेजा है यहाँ पे। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये फालतू जो जैसे कहते हैं ना नालायक लोग हैं, ये इनकी बातों में ना हो। अब अगर आपने नरेंद्र मोदी जी की प्लेट देखी होगी, पहले अगर आप प्लेट्स देखोगे नेम प्लेट, उनके आगे लिखा होता था इंडिया, लेकिन आज लिखा हुआ है भारत। भारत के क्या मायने हैं अभी देखो, पहले प्रेसिडेंट की तरफ से इन्विटेशन आया ना, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अब नरेंद्र मोदी जी के आगे आया लिखा हुआ भारत। लेकिन अब एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जहाँ पे प्रधानमंत्री मिल रहे थे ना अलग अलग नेशंस के जो बड़े लोग आए थे, प्रधानमंत्री ला लो, प्रेसिडेंट्स लगा लो, पीछे चक्कर बना हुआ था हमारे सनातन का और लिखा हुआ था वासुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, ऐसा कुछ था। तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन, हमारे वेदों की बात वर्ल्ड लेवल पे की जा रही है। जो चीज़ें हमारे वेदों में है वो पहली बार G20 जैसे बड़े सम्मेलन में उठी है, उनका जिक्र हुआ हमारे वेदों का। ये हमारे लिए छोटी बात नहीं। जैसे ही इंडिया में यूके के जो अपने प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक जी, उन्होंने एक तो खालिस्तानियों के लिए बयान दे दिया कि वो वायलेंस ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे, खालिस्तानियों के खिलाफ खालिस्तानी जो वायलेंस करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा अभी उन्होंने क्या कहा कि मैं प्राउड हिंदू हूँ। तो वर्ल्ड लेवल पे हमारे सनातन की बात अब की जाने लगी है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ऑफकोर्स वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक फॉलो जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। आगे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने और भी आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।